नमस्कार, राम राम, जय श्री राधिक, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमंते और जय श्री माँ श्वेतांबे। मैं मेरे इस चैनल पर सभी मेरे अजीज परम श्रद्धा मित्र, मेरे परम सत्कार करने वाले, मेरा आदर करने वाले मेरे शिष्यों, मेरे छात्र छात्राओं, मेरे भाई बहनों, इस चैनल पर मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ आप अपने लक्ष्यों में सफल हो, एक दिन आप उच्चतम ऊंचाइयों तक जाएं और उन ऊंचाइयों में अपने माता पिता का नाम आप रोशन करें। चलिए विद्यार्थियों, मेरे अजीज मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो राजस्थान भारतवर्ष के वो विभिन्न आयोग, जिन आयोगों की स्थापना के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक जो होगा उस टॉपिक का नाम होगा निर्वाचन आयोग। देखो, निर्वाचन आयोग क्या चीज है, निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं, किस तरीके से इनका गठन होगा। तो निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग संख्या 15 के अंतर्गत है और भाग संख्या 15 में 324 जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 324 से 332 तक भारतीय भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के बारे में ये बात कही गई है। 25 जनवरी सन 1949, 25 जनवरी सन 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और यही कारण है कि हमारा 25 जनवरी जो है उसको 2011 से राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है या राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में इनकी घोषणा की गई। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उस निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ। निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा या भारत के राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा इसका निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। भारत के संविधान के मुताबिक निर्वाचन आयोग का कार्यकाल या तो 6 वर्ष तक आप कर सकते हैं या इस पे 65 वर्ष की उम्र अगर ये पूरी कर देता है तब तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। भारतीय संविधान के मुताबिक इस निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होगा? इस निर्वाचन आयोग का कार्य राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर जितने भी चुनाव हैं आपके पंच तक के चुनाव, उन चुनावों का कार्य राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। इसने अपने कार्य क्षेत्र को बंटवारा कर रखा है कि जैसे राज्य हैं उनकी निर्वाचन शक्तियां, वहां एक छोटा निर्वाचन आयोग गठित करके उनमें कर दिया गया है जो 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया। जब यानी कि प्रथम बार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तो इस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? सुकुमार सेन जो हैं वो सुकुमार सेन इस प्रथम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे। लेकिन एक बात यहाँ पर कही जाती है कि जो निर्वाचन आयोग जो है उन्होंने एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान ये दिया गया है कि सन 1989 ईस्वी तक ये एक सदस्य निर्वाचन आयोग था। कितने सदस्य निर्वाचन आयोग था? सन 1989 ईस्वी तक एक सदस्य निर्वाचन आयोग था। लेकिन एक सदस्य निर्वाचन आयोग के बाद यानी जो दिनेश गोस्वामी जो हैं
उन्होंने इसे 3 सदस्य की सिफारिश की थी। तो दो चीजें आती हैं। 1989 के अंतर्गत तारकुंडे समिति की सिफारिश पर, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर और तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसे 3 सदस्य कर दिया गया था। कितने सदस्य कर दिया गया था? 3 सदस्य के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन तारकुंडे समिति के आधार पर 89 में जब 3 सदस्य इनका गठन किया गया, इसी गठन को 1991 ईस्वी के अंतर्गत 1 जनवरी 1991 में पुनः 1 सदस्य कर दिया गया था। लेकिन 2 जनवरी सन 1993 ईस्वी को पुनः इन्हें क्या कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में 2 अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी होंगे और एक इसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। 1 जनवरी 1991 ईस्वी को इसे हटाकर 1 सदस्य किया। ये जो तारकुंडे समिति है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से। तारकुंडे समिति के साथ साथ एक चीज और आपसे पूछता है कि तारकुंडे समिति जो है उसमें 3 सदस्य किया गया पहली बार, लेकिन उसे हटाया कब किया गया? 1991 के अंतर्गत। और दूसरी बार 2 जनवरी सन 1993 को पुनः उन्हें कितने सदस्य कर दिया गया था? 3 सदस्य के रूप में उसे नियुक्त कर दिया गया था। ये किसके कहने पर उसने किया था? तो एक समिति बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति थी। कौन सी समिति थी? दिनेश गोस्वामी समिति जो है, उस दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के ऊपर यानी इन्हें पुनः 3 सदस्य कर दिया गया। 1993 ईस्वी में वर्तमान समय की जो निर्वाचन नियमावली है, वर्तमान समय की निर्वाचन नियमावली है, ये वर्तमान समय की निर्वाचन नियमावली है, वो टी.एस. सेशन जो है उनके द्वारा उसको दिया गया था। तो टी.एस. सेशन के द्वारा ये चीज लागू की गई थी। इसके अंतर्गत एक चीज यहाँ पर आती है, टी सेशन जो है उस टी सेशन ने लागू की गई थी और टी सेशन ने पहली बार मतदान पहचान पत्र अनिवार्य किया था। पहचान पत्र अनिवार्य किया था। अगर मतदान पहचान पत्र की बात की जाए तो मतदान पहचान पत्र सबसे पहले जो जारी हुआ वो कहाँ जारी हुआ? त्रिपुरा क्षेत्र में जारी हुआ था। और त्रिपुरा में कब जारी हुआ था? 1975 ईस्वी के अंतर्गत त्रिपुरा क्षेत्र जो है वहां पर ये मतदान जो व्यवस्था थी, ये मतदान व्यवस्था में मतदान परिचय पत्र था, टी.एस. सेशन जो है उनके द्वारा इसका प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग जो है, उस निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक सबसे बड़ा प्रावधान और दिया गया। आज आप एक बात करते हो इसके ऊपर कि जैसे हमारे निर्वाचन आयोग में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग हुआ है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? 1999 ईस्वी के अंतर्गत। कहाँ के चुनाव में हुआ था? गोवा के चुनाव में हुआ था। किसके परामर्श से हुआ था? दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पहली बार निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग हुआ था। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इसको पहली बार 2004 के 14वीं लोकसभा के चुनाव में, 2004 जो है उसके अंतर्गत जब 14वीं लोकसभा आई थी, जब यानी आपकी कांग्रेस की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी 14वीं और 15वीं मनमोहन सिंह रहे थे, जो 13वीं लोकसभा थी, सॉरी, उस लोकसभा के चुनाव में 2004 में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग हुआ था। उससे वोटिंग इसके द्वारा की गई थी। लेकिन एक बात की जाए यहाँ पर प्रमुख रूप से, और वो बात ये थी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रयोग के बाद एक प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत और आया था,
और भारत के संविधान में वो जयप्रकाश जो नारायण है, लोक नारायण जयप्रकाश, उन्होंने स्वतंत्र क्रांति के माध्यम के दौरान पहली बार जो यानी कि नाटो की मांग उन्होंने उठाई थी। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, लोक नारायण जयप्रकाश द्वारा संपूर्ण क्रांति में किसकी मांग उठाई थी? नोटों की मांग उठाई थी। नोटों को क्या कहते हैं? राइट टू रिजेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट टू रिजेक्ट कहा जाता है। उस संपूर्ण क्रांति में लोक नारायण जयप्रकाश जी जो हैं उन्होंने इसकी मांग उठाई। 27 सितंबर 2013 को, तो अगला बिंदु आपका क्या होगा? 27 सितंबर 2013 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था। नोटों को इसे कानून की धारा 128, इसमें क्या आता है? कानून की धारा 128 और 28 का एक बिंदु है 49 ओ, उसके तहत इसको लागू किया गया था। लेकिन इसमें एक बात कही गई थी कि भारत के संविधान की कानून की धारा 128 में इसमें यह कहा गया था कि भाई ये जो है वो राइट टू रिजेक्ट जो है वो संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है, उसका उल्लंघन करता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे गुप्त रूप से मतदान के रूप में इनको रखा गया था। और उनमें जैसे हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें 64 मेंबरों के नाम अधिकतम एक साथ आ सकते हैं, तो उनमें एक मेंबर की जगह नोटो शब्द का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया था, या इसके अंतर्गत पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। इसका पहली बार प्रयोग हुआ था अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में 1903 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स शहर में हुआ था। तो इसका प्रथम प्रयोग अगर आपको लिखा जाए तो प्रथम प्रयोग लॉस एंजल्स शहर में हुआ था। और लॉस एंजल्स शहर कहाँ का था? अमेरिका का था। वहां पर इसका प्रयोग हुआ। भारत इसका प्रयोग करने वाला विश्व का 14वां बड़ा देश है, यानी भारत जो है उसका प्रयोग करने वाला विश्व का 14वां बड़ा देश के रूप में इसका नाम उल्लेखित होता है। जिसमें महत्वपूर्ण देशों के अंतर्गत जैसे नाम आते हैं आपका फ्रांस है, बेल्जियम है, बेल्जियम के अलावा फ्रांस के अलावा अमेरिका है, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, चिली है, स्वीडन है। और भारत इसका कौन सा देश बना है? 14वां देश बना है। फिर ये छात्रों एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर दूं कि निर्वाचन आयोग के बारे में भारतीय संविधान के भाग संख्या 15 में उल्लेख है। अनुच्छेद 324 से लेकर 332 तक इसका यानी उल्लेख किया गया है। 25 जनवरी को 2011 से राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं वो सुकुमार सेन रहे हैं। सुकुमार सेन उसके अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि संविधान में इसका गठन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति द्वारा। एक मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष और यानी कि अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। दूसरी बात 1989 में एक सदस्य था, लेकिन तारकुंडे समिति, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि तारकुंडे समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसके 3 सदस्य बनाए गए थे। लेकिन 1 जनवरी 1991 को इसे पुनः हटाया गया। लेकिन 2 जनवरी सन 1993 को फिर 3 सदस्य बनाया गया दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर। दूसरी बात टी सेशन नाम के निर्वाचन आयुक्त बने 93 में। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली उन्हीं की देन है। उन्होंने मतदान परिचय पत्र को अनिवार्य किया। पहली बार मतदान परिचय पत्र त्रिपुरा में 1975 में बना। लोक नारायण जयप्रकाश द्वारा संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में नाटो राइट टू रिजेक्ट शब्द का पहली बार भारतीय संवैधानिक स्वरूप में इनका उल्लेख हुआ था। दूसरी बात यहाँ आती है
कि इसका प्रथम प्रयोग लॉस एंजलिस शहर अमेरिका में हुआ। 14 देश हैं, उनमें फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, फ्रांस, चिली और स्वीडन है। भारत 14वां देश है इसका प्रयोग करने वाला। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग 1999 दिनेश गोस्वामी के परामर्श पर 2004 में 13वीं जो लोकसभा के चुनाव जो आपके हुए थे उसके चुनाव में अंतर्गत यानी इसका जो चयन इसमें हुआ था पहली बार। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर करते हैं। अनिवार्य मतदान पद्धति लागू करने का कार्य जो किया है वो अनिवार्य मतदान पद्धति को 1892 में बेल्जियम देश ने अपनाया था। अनिवार्य मतदान पद्धति जो है उस अनिवार्य मतदान पद्धति को तो आपका शब्द होगा अनिवार्य मतदान पद्धति। अनिवार्य मतदान पद्धति का प्रयोग 1892 बेल्जियम देश के द्वारा किया गया। भारत में इसका प्रयोग 2009 में गुजरात के निकाय चुनाव में किया गया था। गुजरात के किसमें किया गया था? निकाय जो चुनाव है उस गुजरात के निकाय चुनाव में इसका क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज आती है कि इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है एक आयोग और इसके अंतर्गत बनता है और जिसका आप क्या कहते हैं परिसीमन आयोग, जो इसी के अधीन काम करता है। परिसीमन आयोग का गठन किसमें होता है? अनुच्छेद 82 के अंतर्गत होता है। यानी 82 के अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है कि जनगणना के अनुसार जो नए क्षेत्र है, किसके अनुसार? जनगणना के अनुसार जो नए क्षेत्र है 10 वर्ष की जनगणना के बाद उनके क्षेत्रों का परिसीमन करना। यानी 10 वर्ष की जनगणना के बाद संसद व विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन परिसीमन करना। क्या करना? परिसीमन। कितने के आर्टिकल में है? अनुच्छेद 82 जो है उसके तहत, यानी हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के बाद परिसीमन करना। आज तक 4 परिसीमन हो चुके हैं, 1952, 1962, 1972 और 2002। चौथे परिसीमन के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ है। चौथे परिसीमन के अध्यक्ष जो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और 2002 में इसी परिसीमन की रिपोर्ट पर 84वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 84वां संविधान संशोधन हुआ। और 84वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि भाई 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये बात कही गई। तो अनिवार्य मतदान को पहली बार लाने का श्रेय बेल्जियम देश को जाता है। भारत में इसका प्रयोग 2009 गुजरात के निकाय चुनाव में हुआ। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 के अंतर्गत 10 वर्ष की जनगणना के बाद संसद के विधानमंडल और संसद सदस्यों के निर्वाचन परिसीमन को तय करना। आज तक 4 परिसीमन आयोग बने हैं, 1952, 1962, 1972 और 2002। 2002 के बाद कोई परिसीमन आयोग नहीं बना, किसी परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ है। और उसी के तहत ये कहा गया था कि जो यानी 2026 तक इसमें किसी प्रकार की सदस्य संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी या इनके द्वारा कोई बढ़ोतरी का कार्य नहीं किया। परंतु चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, इसमें नोट लगाने की बात यह है कि इस 84वें संवैधानिक संशोधन में कहा संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन चुनाव का परिसीमन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिसीमन किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा हैं और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान समय में 3 सदस्य निर्वाचन आयोग है।
3 सदस्य निर्वाचन आयोग है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है, उस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा उसके अध्यक्ष है। लेकिन दूसरी बात, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में अनुच्छेद 243 भाग 10 में किया गया। ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य करेंगे। 1994 में 243 भाग 10 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य के प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़। कौन है भाई? अमर सिंह राठौड़ है। और वर्तमान समय में जो प्रेम सिंह मोहरा जो है वो इसके अध्यक्ष रहे। तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रेम सिंह मेहरा इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो वर्तमान समय में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। ये प्रेम सिंह राज्य निर्वाचन आयोग के क्या है? अध्यक्ष। देखो, राज्य आयोग हो चाहे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, एक बात मैं और बता दूं कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर यानी इसका होता है तहसील अध्यक्ष पर निर्वाचन अधिकारी एसडीएम होता है। तो ये सारे इसके अधीन होते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग में क्या होता है, केवल राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। आर्टिकल 71 में जो मेरे पूर्ववर्ती वीडियो हैं उन सभी में मैंने आपको बताया। ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य ये होता है, 2 तरीके के चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यानी फर्स्ट पास्ट पद्धति जो होती है वो तो होती है प्रत्यक्ष, सीधा जहां पर प्रतिनिधि जैसे वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये प्रत्यक्ष पद्धति में आते हैं। लेकिन राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके अलावा आपके जितने भी यानी कि प्रधान है, जिला प्रमुख है, ये सारे जो आते हैं ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष आते हैं। हाँ, नगर निगम वालों को कई बार 94 में अप्रत्यक्ष था, फिर उसको प्रत्यक्ष किया, 2008 में फिर अप्रत्यक्ष हुआ, फिर 2013 के अंतर्गत वसुंधरा ही प्रत्यक्ष किया, फिर अप्रत्यक्ष चल रहा है। तो ऐसा उसके अंतर्गत होता है। लेकिन विश्व जगत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर आपको पूछता है तो उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? स्विट्जरलैंड आपको लिखना है, जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष है। और राज्य निर्वाचन आयोग में 62 वर्ष की उम्र जो है वो अधिकतम इसके लिए क्या की गई है? रखी गई है। तो ये अधिकतम उम्र उसके लिए क्या होगी? कार्यरत होगी। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि 1963 में के संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 ईस्वी के अंतर्गत के संथानम समिति की सिफारिश पर, इस पर कई समितियां आ गई हैं। दिनेश गोस्वामी आ गई है, ताड़ुवे के समिति आ गई है, के सनातन समिति आ गई है। इस 1963 की समिति के आधार के ऊपर क्या तय किया गया था? इसमें यह घोषणा की गई थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा ही जारी की जाएगी। चुनाव की जो अधिसूचना जो आपकी जारी की जाती है वो उसके द्वारा ही की जाएगी। तो कोई भी तिथि जारी की जाएगी, इस चुनाव की घोषणा की जाएगी, वो निर्वाचन आयोग की। लेकिन एक बात ये होती है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, निर्वाचन जो अधिकारी है, वो निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करेगा और निर्वाचन आयोग के अधीन उसके अधिकारी काम करेंगे। तो सनातन समिति क्या कहती है? चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा कर देता है तो जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो किसके अधीन काम करेंगे? चुनाव आयोग के अधीन क्या करेंगे? काम करेंगे। दूसरी सनातन समिति की रिपोर्ट क्या थी कि भारत का जो राष्ट्रपति है
वो भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है संसद और उस मंत्री परिषद की सिफारिश पर। लेकिन सनातन समिति सिफारिश को तय करती है और दूसरी बात यह तय करती है कि जितने भी कर्मचारी हैं चुनाव आयोग की डेट घोषणा होने के बाद उसी के अधीन कार्य करें। एक चीज और देखिए, पहचान पत्र बनाना, चुनाव की तिथि घोषणा करना, चुनाव का संपन्न करवाना, मतदान के परिणाम की घोषणा करना, मतदान के बाद प्रमाण पत्र जारी करना, चुनाव का परिसीमन तैयार करना, चुनाव के अलग अलग क्षेत्रों और चरणों का वर्गीकरण करना, चुनाव क्षेत्र संबंधी कोई भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। एक मतदान सूची से लेकर आपको जितने भी पूछे जाते हैं वो सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। 325 का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में आप भाग ले सकते हैं अगर आप जिस योग्यता को पूरा करते हैं। भारत की उस संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप स्वतंत्र हैं। 326 में आपको वोट देने का अधिकार है कि आपका वोट देने का अधिकार है जो पहले आपका 18 वर्ष की उम्र आपके लिए तय की गई थी, लेकिन 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1988 में लागू हुआ 1989 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये के कारण से 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। तो आप 18 वर्ष की उम्र में तो आप अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। इस मतदान की विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग रखी गई हैं। अब आप ये कह दो कि एक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता की उम्र कितनी होती है, तो स्वाभाविक बात है 25 वर्ष आएगा, क्योंकि वो मतदाता आम आदमी तो होगा नहीं, वो तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा, विधानसभा का सदस्य होगा। तो लोकसभा और विधानसभा में तो मिनिमम कितनी आती है? 25 वर्ष आती है। कई बार कारण और कथन के जो प्रश्न आते हैं उस कारण और कथन के प्रश्न में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या रखोगे? तैयार रखोगे। प्रिय छात्रों, अजीज मित्रों, अब दूसरी चीज आपकी जो शुरू होती है वो दूसरी है संघ लोक सेवा आयोग। देखो, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान का जो आर्टिकल अगर आप भाग देखें तो 14 है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसके गठन की बात कही गई है। तो अगला जो बिंदु होता है, जिस बिंदु का नाम क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। संविधान का भाग ही कितना है? तो संविधान का भाग 14 है और संविधान के भाग 14 में इस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, सभी निकायों के बारे में यहाँ पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम में हुई थी और इस अधिनियम के अनुसार 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। पहली बार भारत में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका करवाने की बात या उनकी बात कही गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहली बात तो 10+1 बराबर कितने सदस्य होते हैं? इसके अंतर्गत 11 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये त्यागपत्र अपना किसे देंगे भाई? ये अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति को ही अपना क्या सौंपेंगे? त्यागपत्र ये सौंपेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर इनकी पदमुक्ति की जा सकती है। तो 317 के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 317 जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर, किसके परामर्श पर? न्यायाधीश के परामर्श पर यानी इनकी क्या की जा सकती है? पदमुक्ति भी की जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्य है वो क्या होगा? यानी संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इसका कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष तक यानी इनका कार्यकाल है। तो इसका कार्यकाल वही तरीका राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है,
6 वर्ष/65 वर्ष तक इसका कार्यकाल निर्धारित होगा। संघ लोक सेवा आयोग जो है, उस संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अनुच्छेद 145 के तहत लगाए गए आरोपों की जांच करता है तथा अनुच्छेद के तहत परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, यानी बाध्य होता है। यानी भारत के संविधान का आर्टिकल है 145 के अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग पर, संघ लोक सेवा आयोग पर लगाए गए जो वाद होते हैं, उन वादों को 145 के अनुच्छेद पर सुप्रीम कोर्ट लगाता है। और जब वो वाद लगा के या इन पर जैसे भी किसी चीज को यानी पारित करके जब राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। 1975 में इसमें अधीनस्थ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यानी यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ए व बी श्रेणी की एग्जाम करवाई जाती है। जो उच्चतम एग्जाम है, श्रेणी की जो परीक्षा है, उनका आयोजन ये करता है। ए और बी श्रेणी के एग्जाम के अलावा जो अधीनस्थ एग्जाम है, उनके लिए अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। अधीनस्थ कर्मचारी